कालच शिवसेनेचे मुख्य नेते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी माझी उमेदवारी घोषित केलेली आणि महायुतीचा उमेदवार म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मी या ठिकाणी भेटायला आलो आणि त्यांच्या शुभेच्छाही घेतल्या। कारण महायुतीतला घटक पक्ष प्रत्येक पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि यापूर्वी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 2014ची निवडणूक असेल 2019ची निवडणूक असेल त्यात मला सहकार्य केलेलं आहे। आता मी आदरणीय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजितदादा पवार यांनाही भेटायला जाणार आहोत। सर, महाविकास आघाडी विशेषतः काँग्रेस आणि उभाटा गटाच्या ज्या जागांवर पेच कायम आहे, ज्या जागांवरून वाद सुरू आहे, ती मैत्रीपूर्ण लढत करण्याचा विचार आता काँग्रेसचा सुरू मैत्रीपूर्ण लढत यापूर्वीच महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी आपल्याला दिसलेली आहे आणि खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे ही सगळी बिघाडी दिसत आहे। ज्यांच्यामुळे महायुतीत तिढा निर्माण झाला तेच आता महाविकास आघाडीमध्ये तिढा निर्माण करत आहेत। एकीकडे महायुती आहे, दुसरीकडे महाविकास आघाडी आहे, तर तिसरीकडे आता तिसरी आघाडी आपल्याला तयार होताना पाहायला मिळत आहे। काहीसे संकेत प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेले आहेत। कसं पाहता तिसरी आघाडी झाली तर कसा फायदा किंवा तोटा होईल? नाही, याच्यात फायदा तोटा नाही आहे, याच्यात मान आणि अपमानाची पण भूमिका महत्त्वाची आहे। आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेबांचा अपमान महाविकास आघाडीने वेळोवेळी केलेला आहे। वंचित आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला न बोलावताना महाराष्ट्राचे एक मोठं नेतृत्व आदरणीय प्रकाश आंबेडकर यांचं वेळोवेळी अपमानित त्यांना केल्यामुळे त्यांनी तो त्यांचा तिसऱ्या आघाडीचा विचार केला असेल। परंतु जसा काँग्रेसने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्यावेळी अपमान केला होता तीच परंपरा आता काँग्रेसने पुढे चालू ठेवून महाविकास आघाडीत काँग्रेस पक्ष हा मोठा पक्ष आहे आणि तीच परंपरा पुढे चालून त्यांनी आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेबांचा पण वेळोवेळी अपमान केलेला आहे आणि महाराष्ट्राची जनता हे ते बघत आहे। येणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाच्या माध्यमातून आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेबांचा अपमानाचा बदला मतदार घेतील हा मला विश्वास वाटतो। सर, आज यहाँ पर बैठक जिस तरह से दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कई सारे चुनाव क्षेत्र को लेकर जो है वो अभी भी महायुति में कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं। क्या कोकण के रिलेटेड जो मसला था वो हल हो चुका है? महायुति में सीटों के बंटवारे के बारे में अंतिम चर्चा चालू है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी के सभी वरिष्ठ नेता इसके बारे में चर्चा करें और अभी फॉर्मूला तय हुआ है। जल्दी 1-2 दिन में वो उसकी घोषणा होगी। अभी कौन से भी सीट के बारे में डिफ़िकल्टी नहीं है, सभी सीटों के बारे में निर्णय अंतिम स्वरूप में है और जल्दी उसकी घोषणा होगी। कल 8 सीटों को लेकर जिस तरह से घोषणा की गई, आपकी सीट सबसे पहले जो है वो घोषित की हुई नज़र आ रही है और लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी भी इस सीटों को लेकर अनबन शुरू है। 3 तारीख को उनका अंतिम फैसला आना है। कल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के नेतृत्व में जो उम्मीदवारों की सूची घोषित की उसमें मेरा नाम आया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। और जो महाविकास आघाड़ी की जब भी सूची घोषित की गई थी, पब्लिश की गई थी, तभी उन्होंने जो 16 नाम दिए थे उसमें दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र का नाम उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। केवल ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उनके नाम की घोषणा की थी। तो इससे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं किया है और उनकी भूमिका इसके बारे में उन्होंने बार बार उनकी भूमिका स्पष्ट की है। तो ये जो उनका जो बेबनाव है वो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा और संजय राउत जी के बयानों से कांग्रेस को भी उसमें आपत्ति है और बाकी विभिन्न पक्षों को भी उनमें आपत्ति है। तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में न लेते हुए जो सूची घोषित की इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। काफी सवाल पूछती हूँ, जिस तरह सागर बंगले पर आज बैठकों का सिलसिला जारी नजर आ रहा है, शिवसेना के भी काफी वरिष्ठ नेता जो है वो सागर बंगले पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कई चुनाव क्षेत्र को लेकर जो है वो नाराजगी 2 नेताओं के बीच में दिखाई दे रही है। क्या वो सारे मसले यहाँ पर सागर बंगला पे हल हो रहे हैं? नहीं, सागर बंगला पे आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी का यहाँ पे निवास स्थान है और वहाँ पे सभी वरिष्ठ नेता आते हैं उनसे सलाह मसलत करने के लिए। और चुनाव के दौरान अभी मुझे कल ही मेरे उम्मीदवारी घोषित होने की वजह से मैं उनको यहाँ पे आया हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे नेता उनका एडवाइस लेने के लिए और चुनाव की रणनीति तय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सर, एक एमएनएस के
के बारे में कुछ फैसला तय हो गया है? क्योंकि आठवले जी आए थे जो नाराज थे, उनका ये कहना था कि एमएनएस महायुति में ना आए, लेकिन अब आठवले जी आके गए हैं, अब यहाँ पर बैठक भी जारी है। क्या एमएनएस का मसला हल हो चुका है? एमएनएस के बारे में निर्णय भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी मिलकर ही उसका निर्णय लेगी और जल्दी उसकी घोषणा होगी। लेकिन मेरे व्यक्तिगत स्वरूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएनएस का हम तो स्वागत करते हैं। एमएनएस हमारे साथ आने के साथ हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हिंदुत्व के विचार और बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाते हैं और हमारा भी सेम मकसद है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी शक्ती बढ़ेगी और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा होगा। सर एकच प्रश्न फक्त रोहित पवारांनी महायुतीला खास करून शिवसेना शिंदे गटाला दिवसले की अजित पवारांना कमीत कमी जागा देऊन गुंडाळण्याचा प्रयत्न होतोय, त्यांचं जे हे आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न होतोय, काय नेमकं उत्तर द्या विषय? नाही, याचं उत्तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेजींनी उत्तर दिलेलं आहे। एक बालवाडीचा अध्यक्ष आहे, त्या बालवाडीच्या अध्यक्षाला काय प्रतिक्रिया द्यायची? एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।